हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज में। आज की इस वीडियो में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में जो समरी है उसे पढ़ेंगे। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। इसने इसके प्रथम प्रमुख नाजिन मौलवी यानी मोइज़ उद्दीन थे। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दोभाषी के रूप में कार्य करते थे। देखिए, जो धार्मिक संस्थाएं थी ना, जैसे कि मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, तो वो जो है ना शिक्षा के केंद्र भी हुआ करती थी, है ना। तो ऐसे ही जो मदरसा है ये मुस्लिमों में शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करता था। मदरसा जो है मस्जिदों में ही होते थे, मस्जिद मदरसे जैसे हो गए। तो मदरसे की स्थापना शिक्षा के दृष्टिकोण से जो की जाती है वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, कब की जाती है? 1780 में कलकत्ता में की जाती है, ठीक है। और इससे ना ग्रेजुएट भी होते थे लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मतलब प्राइमरी या फिर 10th 12th तक, यहाँ से ग्रेजुएट भी होते थे। और जो यहाँ के ग्रेजुएट होते थे वो उसमें लिख रखा है कि इससे स्नातक जो है, इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषी का रूप काम करते थे। यानी इनको शिक्षा की क्यों ज़रूरत पड़ रही थी अंग्रेज़ों को? क्योंकि इनको यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का कल्चर, ये सारी चीज़ें समझनी थी जिससे कि वो यहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिक पाएँ, है ना। उसके लिए इनको क्या चाहिए था कि वो जो बोल रहे हैं उसको वो हिंदी में कन्वर्ट करके सामने वालों को समझा सके, और सामने जो हिंदी में बात कर रहे हैं वो लोग, उनको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके अंग्रेज़ों को समझा सके, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से जो स्नातक होते थे वो ब्रिटिश राज में दुभाषी का कार्य करते थे। अब है इसमें कि 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, जो कि प्रथम संस्कृत कॉलेज था, ठीक है, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानूनों का अध्ययन करना था। यानी मुस्लिमों के कानून के बारे में अध्ययन के लिए तो मदरसा खुल गया कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1780 में। उसके 11 साल बाद बनारस में हिंदुओं के कानून इत्यादि को समझने के लिए बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, है ना। पहले जो न्याय वगैरह होता था वो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ज़्यादा होता था, है ना। तो मतलब हमारे धर्म में कौन सी चीज़ अपराध है, कौन सी नहीं है, इस चीज़ों को देखकर मतलब कोई भी न्याय निर्णय तक पहुंचा जाता था। तो हिंदुओं के कानूनों को समझने के लिए, उनके धर्म में क्या लिखा है ये सब समझने के लिए बनारस स्कूल खोला गया, सॉरी बनारस में संस्कृत स्कूल खोला गया, कॉलेज, स्कूल नहीं कॉलेज, और वहाँ पे मदरसे की स्थापना हुई। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विलिंगसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। देखो, अब ये भगवत गीता का आंग्ल अनुवाद क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि यहाँ पे मतलब यहाँ के लोगों की मान्यताएं क्या हैं, यहाँ के नियम कानून क्या, उनको समझने के लिए, है ना। तो किसके काल में होता है पहला अनुवाद? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही होता है। भगवत गीता का पहला आंग्ल अनुवाद होता है चार्ल्स विलिंगसन द्वारा, ठीक है, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। विलिंगस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। होलहेड ने 1718 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण का प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात हो रही है। जो ये एशियाटिक सोसाइटी है ये यही काम करती थी, अनुवाद इत्यादि का, है ना। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया, ठीक है। देखो, कौन सी कमेटी, कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित है ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है या ये विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है, इस तरीके से, है ना। तो इसमें जो हंटर कमीशन के बारे में बात की गई है वो प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास से संबंधित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आयोग नियुक्त किया जाता है W हंटर की अध्यक्षता में, तो इसे हंटर आयोग भी कहते हैं। 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ।
आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला लिया गया। ये देखो, ये जो हो रहा है ना, ये भारतीयों द्वारा हो रहा है जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। मतलब स्वदेशी आंदोलन जो चला तो उसमें ये हुआ कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देना है, अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उस पर हमें मतलब उसको हमें नकारना है, एक तरीके से उसका विरोध करना है। तो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इस सम्मेलन में फैसला लिया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी। और उसके बाद एक स्कूल की स्थापना होगी। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है किस चार्टर अधिनियम में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में। हालांकि ये कभी खर्च हो नहीं पाए थे। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, पहले तो यही पता होना चाहिए कि शिक्षा से संबंधित था या नहीं। फिर है कि 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावना के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। मतलब ये जो सैडलर है, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त हुआ था। ठीक है, डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य जो थे, मतलब इसके सैडलर आयोग के जो सदस्य थे वे 2 भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का नियुक्त किया। ठीक है, मतलब कि भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर ऐसा हो रहा था कि भाई जो शिक्षा दी जाए वो भारतीय भाषा में दी जाए या फिर अंग्रेजी में दी जाए, इस बात पर विवाद था। तो इसके लिए बेंटिंग ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया कि वो निर्धारित करे कि जो शिक्षा है वो किस मीडियम में दी जाए, यानी भारतीय शिक्षा में भारतीय भाषा के माध्यम से दी जाए या फिर इंग्लिश माध्यम से दी जाए, अंग्रेजी माध्यम में दी जाए। ठीक है, तो मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो था शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। तो देखो, अधोमुखी या द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि ऊपर के कुछ लोगों को आप शिक्षा दे दीजिए और धीरे धीरे करके वो शिक्षा निचले तबके तक पहुंच जाएगी, यानी वो लोग नीचे के वालों को पढ़ाएंगे इस तरीके से। तो अगर पूछा जाए द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ये औपनिवेशिक काल में किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो शिक्षा के क्षेत्र से। ठीक है, इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंच जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकॉले के स्मरण पत्र से पड़ी, क्योंकि मैकॉले ने ही कहा कि भाई जो है शिक्षा प्रदान करने का जो माध्यम है वो अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकॉले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकॉले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। मतलब मैकॉले ने कहा कि यहाँ एक तो अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए, वो तो ठीक है, और यूरोपीय शिक्षा ही दी जाए, मतलब वहाँ की जो बुक्स वगैरह हैं वो ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँ, यहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो नहीं पढ़ाए जाएँ। तो उसका उसने तिरस्कार किया। तो इसने क्या कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकॉले का दृष्टिकोण अपना लिया गया, यानी वही यूरोपीय शिक्षा दी जाएगी और अंग्रेजी माध्यम में ही दी जाएगी। प्रस्ताव को स्वीकृत, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, यानी यही है बेंटिक, इसमें हो सकता है इसका पूरा नाम हो, लेकिन पढ़ने को यही मिला है पहली बार। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 जिसका शासनकाल है, 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ठीक है, उच्च शिक्षा का माध्यम था अंग्रेजी, ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चा जो है शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करेगा, नहीं,
उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना की गई। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, एक तो कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ये ध्यान रखना है। पहला महिला विश्वविद्यालय बम्बई में स्थापित हो रहा है डी.के. कर्वे के प्रयासों से। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिककर्ता थे। कौन? डी.के. कर्वे। ठीक है, इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, ये हम पहले भी देख चुके हैं एक बार। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, तो जो डी.के. कर्वे हैं उनको भारत रत्न भी मिला है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। तो न्यू इंग्लिश स्कूल कब शुरू हुआ था? 1880 में। और जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसकी स्थापना होती है 1884 में। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में थे V.K. चिपुलकर, B.G. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर एवं M.B. नामजूसी प्रमुख थे। राजा राम मोहन रॉय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में उन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ध्यान रखना है। ठीक है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हो रही है? 1791 में। और वहीं पे इसमें हिंदू कॉलेज की, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की कब स्थापना हो रही है? 1817 में। ठीक है, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में हुई। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, जो वर्तमान में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है अलीगढ़ यानी यूपी में है, तो यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत करने वाले थे ये मदन मोहन मालवीय। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो बनारस संस्कृत कॉलेज तो अंग्रेजों द्वारा हो गया और मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया। और वहीं पे कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से स्थापित हो रहा है। ठीक है, वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति रहे। कौन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की कुछ पत्रिकाएं जैसे हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्रिकाएं मदन मोहन मालवीय से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।